गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बच्चों, और समझते हैं अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्ट हैं जिनसे किसी अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। तो हम नंबर 1 पर बात करेंगे, अभिक्रिया सांद्रण। अभिक्रिया सांद्रण के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभिक्रिया का जो सांद्रण है, अभिक्रिया का सांद्रण, अभिक्रिया सांद्रण के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभिकारकों की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है, किसी रिएक्टेंट की यदि हम जो है सांद्रता को बढ़ाते हैं, तो उस अभिक्रिया की जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, इसमें भी वृद्धि होती है, ये भी आपका बढ़ जाता है। यानी कि अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि अभिक्रिया अपकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, मेरे साथ आप लोग लिख सकते हैं या फिर इसे जो है पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अभिक्रियाओं की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। यानी अगर हम बात करें, देखो, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमानुसार, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है ना। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमानुसार क्या हो जाएगा? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमा अनुसार, देखो बच्चों, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमानुसार किसी अभिक्रिया की जो दर होती है, कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया की जो दर है, वह अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। हमने क्या कहा बच्चों? देखो, कहा हमने ये कि किसी भी अभिक्रिया की दर जो अभिकारक के सक्रिय मात्रा है, अभिकारक की जो सक्रिय मात्रा है, उसके गुणनफल के, उसकी मात्राओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया दर प्रोफेशनल समानुपाते अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। ये तो हो गया आपका नंबर 1 पॉइंट, अभिक्रिया सांद्रण हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या है बच्चों? क्या है बच्चा? ताप का प्रभाव। देखो, ताप का प्रभाव कुछ नहीं है, ताप का प्रभाव कुछ है नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ है, तो फिर कुछ नहीं है। देखो, ताप का प्रभाव भी बता देता हूं बहुत आसान से शब्दों में, है ना। आपके अपने शब्दों में बताता हूं, आपके अपने लफ्जों में बताता हूं कि ताप का प्रभाव क्या है। देखो, सामान्य अभिक्रिया दर ताप में वृद्धि करने के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती है। यानी बढ़ती है भाई। ये तो जब हम किसी अभिक्रिया की दर में ताप वृद्धि करेंगे, यानी कि कोई एक अभिक्रिया है ए,
जिससे कोई पदार्थ बी बन रहा है, इसका कोई टेम्परेचर एक था, नॉर्मल टेम्परेचर था, नॉर्मल टेम्परेचर था, नॉर्मल नॉर्मल ताप था, है ना, क्या था, नॉर्मल ताप है ना, नॉर्मल टेम्परेचर है। अब हम इस टेम्परेचर को और क्या कर दें, बढ़ा दें, वृद्धि कर दें, तो वृद्धि के साथ सामान्य अभिक्रिया दर ताप में वृद्धि के साथ बढ़ेगी। सामान्यतः जो अभिक्रिया की दर है वो ताप बढ़ाने पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे हम कोई चीज है यदि पका रहे हैं, है ना, जैसे मिसाल के तौर पर चावल हम पका रहे हैं, तो चावल जब बना रहे हैं तो चावल को बनाने में हम एक टेम्परेचर लेते हैं, एक हल्का टेम्परेचर लीजिए और उसके बाद उस टेम्परेचर को क्या कीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। देखिए क्या होता है, जब हमने उस टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, चावल जल्दी पक गया। लेकिन जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया दर जो होती है ताप वृद्धि के साथ कम हो जाती है। लेकिन जिसमें ऊष्मा का क्षेपण होता है, ऊष्माक्षेपी जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शनों में अभिक्रिया दर जो है ताप वृद्धि के साथ कम होती है, जबकि जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें जो है ताप बढ़ाने पर जो है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, अभिक्रिया दर जो है क्या होती है, अभिक्रिया की दर जो है ताप वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। तो ये तो रहा ताप का प्रभाव। तो सामान्य परिस्थितियों में जब हम ताप बढ़ाते हैं, इतनी बात है, सामान्य परिस्थितियों में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या होती है, अभिक्रिया दर में, अभिक्रिया की दर जो है बढ़ती है। अभिक्रिया की दर ताप में क्या होती है, ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है। अभिक्रिया की दर ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलो देखो बच्चों, हमने ताप वृद्धि की बात की, तो ताप वृद्धि में अमूमन जो है एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब जब हम ताप बढ़ाते हैं, है ना, कोई रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो जब रिएक्शन हम कराते हैं किसी कंपोनेंट से किसी दूसरे, है ना, एक पदार्थ से हम दूसरा पदार्थ बनाते हैं, या एक यौगिक से या दो यौगिकों से कोई एक यौगिक या दो यौगिक बनाते हैं, तो इन यौगिकों को बनाने के लिए यदि हम अगर ताप में वृद्धि करते हैं तो प्रति जो है 10 अंश सेल्सियस अगर हम क्या करते हैं, ताप की वृद्धि करते हैं। यदि कोई अभिक्रिया 20 डिग्री अंश सेल्सियस पर एक कोई रिएक्शन है वो 20 डिग्री अंश सेल्सियस पर 1 घंटे में हो रहा है, कितने में हो रहा है, 1 घंटे में हो रहा है, तो उसकी जो है अभिक्रिया अगर जो है क्या कर दें, हम उस रिएक्शन के टेम्परेचर को हम 30 डिग्री पर कर दें तो ये आधे घंटे में हो जाएगा। या हम ये कह लें कि कोई अभिक्रिया यदि 50 डिग्री अंश सेल्सियस पर हो रही है और उसे समय लग रहा है 1 घंटा होने में, तो ये अगर हम क्या करें 60 अंश सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ा करके कर दें तो यह अभिक्रिया कितने समय में होगी, कंप्लीट आधे घंटे में होगी। यदि 50 अंश सेल्सियस पर 1 घंटे में कोई अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर यानी कि 60 डिग्री करने पर 60 अंश सेल्सियस पर क्या होगा, आधा घंटा लगेगा। यानी कि 10 अंश सेल्सियस वृद्धि करने पर टेम्परेचर की क्या होगा, दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाता है, दो
गुनी हो जाती है। स्पीड जो है, रिएक्शन की जो स्पीड है वह दोगुनी हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरी पॉइंट है इसकी अभिकारकों का क्षेत्रफल। क्या है तीसरी पॉइंट? अभिकारकों का क्षेत्रफल है। तीसरी पॉइंट क्या है? अभिकारकों का क्षेत्रफल। तो अभिकारकों का क्षेत्रफल क्या है? अभिकारकों का क्षेत्रफल। अभिकारकों का क्षेत्रफल क्या है? देखो बच्चों, कुछ नहीं इसमें भी है, बहुत आसान शब्दों में बताता हूं आपको। जैसे छोटे आकार वाले कण बड़े आकार वाले कणों की तुलना में अधिक तीव्रता के साथ अभिक्रिया करते हैं। हमने कहा कि जो छोटे आकार वाले कण हैं ये बड़े आकार वाले कणों की तुलना में अधिक तीव्रता के साथ अभिक्रिया करते हैं। चलिए मैं नोट कर दे रहा हूं यहां पर। छोटे आकार वाले कण, छोटे आकार वाले कण बड़े आकार वाले कणों की तुलना में, बड़े आकार वाले कणों की तुलना में, बड़े आकार वाले कणों की तुलना में अधिक तीव्रता के साथ अभिक्रिया करते हैं। अधिक तीव्रता के साथ अभिक्रिया करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम इसके एग्जाम्पल के विषय में बात करें, इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो यदि हम लकड़ी के छिलके या पतले टुकड़े अधिक सतह क्षेत्रफल के कारण लकड़ी के गट्ठर की तुलना में अधिक तीव्रता से जलते हैं। जैसे यदि लकड़ी का जो है क्या हो, पतले पतले टुकड़े हों, तो उसकी सतह के क्षेत्रफल, लकड़ी का जो गट्ठर होता है, यानी कि अगर हम उस लकड़ी का एक गट्ठर बना लें तो वह लकड़ी का गट्ठर जो है कम तेजी के साथ जलता है, जबकि जो पतले टुकड़े होते हैं वह जो है अधिक तीव्रता के साथ जलते हैं। जैसे विषमांग अभिक्रियाओं की तुलना में समांग अभिक्रियाएं तेजी के साथ संपन्न होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपका मैं एक फिगर बना करके बता दे रहा हूं आपको, समझो। ये आपका एक कण है, एक बड़ा कण है और इससे जो है अगर आप क्या कर लें, दो छोटे छोटे कण कर लें, है ना। इस बड़े कण से जो है दो छोटे छोटे कण हमें प्राप्त होते हैं, है ना। हम इसको क्या कर लें, अलग कर लें। देखिए अलग कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये आपके छोटा कण है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं
कि जो अभिकारकों का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, प्रभाव। अब ये जो अगर ये एक लकड़ी है और ये जो छोटी छोटी लकड़ियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है क्या होगी, तेजी के साथ जलेगी और ये जो है बहुत देर तक जल करके खत्म होगी, है ना। अब आपकी एक और पॉइंट, चौथी पॉइंट है, इस पर बात करते हैं, अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति। अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति के बेसिस पर हम बात करेंगे। देखिए, रासायनिक बेसिस पर अगर हम बात करें अभिकारकों की, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बंध टूटते हैं तथा उत्पाद बनते हैं। अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति में क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है, इसका बंध जब टूटेगा, और जब कोई बंध टूटेगा बच्चों, तभी एक नया बंध बनेगा। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत आसान बात है कि जब कोई एक चीज टूटेगी तो नई चीज कोई दूसरी बनेगी। पहले कुछ था, है ना, पहले कुछ था, पहले ईंट अलग था, सीमेंट अलग थी, सरिया अलग थी, रेत अलग थी, सबको इकट्ठा किया गया और सबको इकट्ठा करके एक घर का निर्माण किया गया। तो ये जो है रिएक्टेंट का नेचर अलग था, लेकिन अब जो इससे प्रोडक्ट बना है इसका नेचर बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो जब इसके बंध टूटे, एक नया बंध बना, तो एक नए बंध के बाद जो है, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दो रिएक्टेंट हैं और इन दोनों से मिलकर के बना H2O। या आपका सोडियम है Na+ आपका Cl है, इससे आपका NaCl बना, यहाँ Cl, यहाँ 2N लगा दीजिए, ठीक है। तो बंध की प्रकृति जो है, सक्रिय ऊर्जा होने से अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। जैसे अभिक्रिया में बंध जो है, जो बंध की प्रकृति होती है, वह ऊपर अभिक्रिया की दर पर निर्भर करती है। जैसे कि आपको मैं जो है बताता हूं कि जब एकदम हम नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर ये बहुत क्या होती है, धीमी गति के साथ अब क्रिया होती है। इसे हम समझें इसको, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ जब हम क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन की हाफ O2 की, तो रिएक्शन CO2 बनता है, जो काफी मंद अभिक्रिया होती है, स्लो अभिक्रिया होती है, मंद रिएक्शन होता है ना। कैसा रिएक्शन होता है, मंद रिएक्शन होता है। वहीं हम अगर NO+ क्या हाफ O2 की क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, बहुत तेज अभिक्रिया होती है, एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तो ये आपका फास्ट रिएक्शन होता है। और ये अभिक्रिया की रासायनिक प्रकृति जो है, रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बंध टूटते हैं और उत्पाद बनते हैं, जो इसकी सक्रिय ऊर्जा होने से अभिक्रिया, बंध की प्रकृति सक्रिय ऊर्जा में होने से अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। देखो, इसमें जो है, इसमें जो दूसरा आपका रिएक्शन है, दूसरे रिएक्शन में सक्रिय ऊर्जा काफी तेजी से हो रही है, तो तेजी से होने के कारण इसमें उच्च सक्रिय ऊर्जा है की आवश्यकता है। जबकि जो है
पहले वाले में आपके जो है द्वितीय माफ करिएगा फर्स्ट चरण में है ना मंद गति के साथ अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इसमें जो है कोई जो है ऊर्जा की जो है उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता के कारण ये मंद में संपन्न हो रही है। बस यही चीजें हैं। और आखिर में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के बारे में, उत्प्रेरक का प्रभाव क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। इन दोनों चीजों के बारे में विधिवत से समझेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहरहाल अभी तक आपने हमारा चैनल मास्टर सलमान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले ये आपको हमारा वीडियो, आपका ये वीडियो है, ये हमारा नहीं बल्कि आपका वीडियो है, या आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलिएगा दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े रहे। इसके लिए आप तमाम लोगों की मोहब्बतें और उन मोहब्बतों को सलाम।